नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कहते हैं यह एक कुर्सी है, तो आप असल में क्या कह रहे हैं? या जब आप कहते हैं मुझे तुमसे प्यार है, तो यह प्यार असल में क्या है? क्या यह बस एक भावना है या यह कोई असली चीज है? क्या न्याय या आजादी जैसी चीजें सच में मौजूद हैं, या ये सिर्फ हमारे दिमाग के बनाए हुए विचार हैं? और सबसे प्रमुख सवाल, इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में असल में क्या-क्या मौजूद है? हम अक्सर अपनी जिंदगी चीजों को बिना सोचे समझे मानकर जी लेते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमारे अस्तित्व की बुनियाद को ही हिला देते हैं। आज हम दर्शन शास्त्र की उस सबसे पुरानी, सबसे गहरी और सबसे बुनियादी शाखा की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जो सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, होने का मतलब क्या है? इस शाखा का नाम है ऑन्टोलॉजी या सत मीमांसा। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की दुनिया का एक्सरे कर सकते हैं और उसके पीछे छिपे हुए असली ढांचे को देख सकते हैं। क्या आप तैयार हैं वास्तविकता के इस सबसे विशाल तहकीकात में एक जासूस बनने के लिए और यह जानने के लिए कि जो दुनिया हमें दिखती है वो कितनी असली है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, अस्तित्व का एक्सरे, ऑन्टोलॉजी से पहली मुलाकात। तो दोस्तों, चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं और सबसे पहले यह समझते हैं कि यह अजीब सा लगने वाला शब्द ऑन्टोलॉजी है क्या। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑन्टोस, जिसका मतलब होता है होना या अस्तित्व, और लोगोस, जिसका मतलब होता है अध्ययन। तो ऑन्टोलॉजी का सीधा साधा मतलब हुआ अस्तित्व का अध्ययन। यह मेटाफिजिक्स की एक ब्रांच है और इसका काम है इस पूरे ब्रह्मांड की एक इन्वेंट्री लिस्ट बनाना। जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं और वहां की सारी चीजों की एक लिस्ट बनाते हैं, वैसे ही एक ऑन्टोलॉजिस्ट यह लिस्ट बनाने की कोशिश करता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में असल में क्या क्या मौजूद है और वो किस तरह से मौजूद है। यह सुनने में बहुत सीधा साधा लग सकता है, लेकिन यह फिलॉसफी का सबसे मुश्किल और सबसे गहरा काम है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें इस कमरे की ऑन्टोलॉजी बनानी है। हम अपनी लिस्ट में क्या क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एक मेज, चार कुर्सियां, एक बल्ब। लेकिन एक ऑन्टोलॉजिस्ट यही नहीं रुकेगा। वो पूछेगा, यह कुर्सी असल में क्या है? क्या यह एक बुनियादी चीज है या यह सिर्फ लकड़ी और कीलों का एक समूह है? तो क्या हमें अपनी लिस्ट में कुर्सी लिखनी चाहिए या सिर्फ लकड़ी और कीलें? और अगर हम सिर्फ लकड़ी और कीलें लिखते हैं, तो वे भी तो एटम और मॉलिक्यूल से बने हैं। तो क्या हमें सिर्फ एटम लिखने चाहिए? आप देख रहे हैं यह कितना मुश्किल होता जा रहा है। और यह तो सिर्फ भौतिक चीजों की बात हुई। इस कमरे में रोशनी भी है। क्या रोशनी का अस्तित्व कुर्सी के अस्तित्व जैसा ही है? और अगर मैं सोच रहा हूं तो मेरे विचार का अस्तित्व कैसा है? क्या मेरे विचार भी उतने ही असली हैं जितनी यह कुर्सी? और अगर मैं कहता हूं कि इस कमरे का डिजाइन सुंदर है, तो यह सुंदरता कहाँ मौजूद है? क्या यह कमरे में है या मेरे दिमाग में? ऑन्टोलॉजी इन्हीं सवालों से जूझती है। ये अस्तित्व की अलग अलग श्रेणियों को समझने की कोशिश करती है। ये पूछती है कि क्या चीजें वास्तविक हैं और क्या चीजें सिर्फ अवास्तविक हैं। ये पूछती है कि क्या कुछ चीजें दूसरी चीजों से ज्यादा असली हो सकती हैं। ये वास्तविकता के ब्लूप्रिंट को, उसके असली नक्शे को समझने का एक प्रयास है। यह विज्ञान से भी ज्यादा बुनियादी है। विज्ञान हमें बताता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। जैसे विज्ञान बताएगा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण चीजें नीचे गिरती हैं, लेकिन ऑन्टोलॉजी पूछेगी कि यह गुरुत्वाकर्षण खुद क्या है? क्या यह एक शक्ति है, एक नियम है? इसका अस्तित्व कैसा है? विज्ञान दुनिया के अंदर की चीजों का अध्ययन करता है। ऑन्टोलॉजी खुद दुनिया की और उसके होने की बनावट का अध्ययन करती है। आप कहेंगे कि इन सब बातों का हमारी जिंदगी से क्या लेना देना? लेना देना है, और बहुत गहरा लेना देना है। हम सबकी अपनी एक अनकही ऑन्टोलॉजी होती है। दुनिया को देखने का एक नजरिया होता है जो हमारे सारे फैसलों को प्रभावित करता है। अगर आपकी ऑन्टोलॉजी ये कहती है कि इस भौतिक शरीर के अलावा और कुछ भी असली नहीं है, तो आपका जीवन जीने का तरीका अलग होगा। आप शायद भौतिक सुखों और सफलताओं को ही सब कुछ मानेंगे। लेकिन अगर आपकी ऑन्टोलॉजी यह कहती है कि आपके अंदर एक अमर आत्मा है जो शरीर से ज्यादा असली है, तो आपके जीवन के मायने ही बदल जाएंगे।
आपके लिए नैतिकता, प्रेम और आत्मज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अगर आप मानते हैं कि न्याय सिर्फ एक शब्द है, तो आप अन्याय को देखकर शायद चुप रह जाएं। लेकिन अगर आप मानते हैं कि न्याय एक वास्तविक और सार्वभौमिक मूल्य है, तो आप उसके लिए युद्ध करेंगे। तो ऑन्टोलॉजी सिर्फ एक अकादमिक विषय नहीं है, यह हमारे जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह हमें सिखाती है कि हम दुनिया को और अपने विश्वासों को एक गहरी और आलोचनात्मक नजर से देखें। यह हमें उन अदृश्य धागों को दिखाती है जिनसे हमारी पूरी वास्तविकता बुनी हुई है। यह हमारे दिमाग को खोलती है और हमें अस्तित्व के उस विशाल और रहस्यमयी नाटक को देखने का एक नया नजरिया देती है। लेकिन इस नाटक को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके सबसे छोटे और सबसे साधारण से दिखने वाले किरदारों को समझना होगा। तो चलिए, हम अपनी ऑन्टोलॉजिकल जासूसी की शुरुआत एक बहुत ही आम सी चीज से करते हैं। एक ऐसी चीज जो शायद अभी आपके आसपास ही हो, एक कुर्सी। आखिर एक कुर्सी असल में क्या है? यह सवाल जितना भोला भाला लगता है, उतना है नहीं। ये हमें ऑन्टोलॉजी की सबसे विशाल और सबसे पुरानी बहसों में से एक के दरवाजे तक ले जाएगा। चैप्टर नंबर 2, एक कुर्सी की कहानी, जब एक साधारण चीज असाधारण बन गई। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी ऑन्टोलॉजिकल जासूसी की शुरुआत करते हैं और अपने केस के पहले संदिग्ध से मिलते हैं, एक साधारण सी कुर्सी। जरा एक पल के लिए अपने आसपास किसी कुर्सी को देखिए या अपने मन में उसकी कल्पना कीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, यह क्या है? आप कहेंगे, यह एक कुर्सी है, बैठने के काम आती है। ठीक है, लेकिन यह तो उसका नाम और उसका काम हुआ। मैं पूछ रहा हूं कि यह असल में है क्या? इसकी सत्ता क्या है? आप कहेंगे, यह लकड़ी की बनी है, इसके 4 पैर हैं और एक पीठ है। यह भी सही है। लेकिन क्या कुर्सी सिर्फ लकड़ी के टुकड़ों का एक ढेर है? अगर मैं इस कुर्सी के सारे हिस्सों को अलग अलग करके जमीन पर रख दूं, 4 पैर यहां, पीठ वहां, तो क्या वो लकड़ी के टुकड़े अब भी कुर्सी कहलाएंगे? नहीं। तो फिर वो कौन सी चीज थी जो उन लकड़ी के टुकड़ों को कुर्सी बना रही थी? वो कुर्सी पना कहां से आया और अब कहां चला गया? यहीं से ऑन्टोलॉजी की असली गुत्थी शुरू होती है। इस गुत्थी को समझने के लिए दार्शनिक 2 चीजों में फर्क करते हैं। एक है पदार्थ या द्रव्य और दूसरा है गुण या विशेषताएं। पदार्थ वो चीज है जो किसी वस्तु का आधार होती है, वो चीज जो उन सारे गुणों को धारण करती है। और गुण वो चीजें हैं जो उस पदार्थ के बारे में हमें बताती हैं, जैसे उसका रंग, उसका आकार, उसका वजन। तो इस कुर्सी के मामले में लकड़ी शायद उसका पदार्थ है और 4 पैर होना, भूरे रंग का होना, ठोस होना, ये सब उसके गुण हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान है? अगर मैं इस कुर्सी को पेंट करके लाल कर दूं, तो क्या यह अब भी वही कुर्सी रहेगी? आप कहेंगे, हाँ। अगर इसका एक पैर टूट जाए तो शायद तब भी यह एक टूटी हुई कुर्सी कहलाएगी। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे इसके सारे हिस्से बदलकर नए हिस्से लगा दूं, तो क्या यह अब भी वही कुर्सी है? यह थेसियस के जहाज वाली पहेली है, जिस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन अभी के लिए एक और भी ज्यादा गहरा सवाल है। चलिए कुर्सी को छोड़ते हैं और 2 लाल गेंदों की कल्पना करते हैं। एक गेंद यहां है और एक गेंद वहां। दोनों का रंग लाल है। अब मेरा सवाल यह है, यह जो लालिमा है, यह क्या है? क्या यह लालिमा कोई एक ही चीज है जो इन दोनों गेंदों में मौजूद है? या फिर इस गेंद की लालिमा अलग है और उस गेंद की लालिमा अलग है? अगर यह एक ही चीज है, तो वो एक ही समय में 2 अलग अलग जगहों पर कैसे हो सकती है? और अगर यह अलग अलग हैं, तो फिर हम दोनों को लाल क्यों कहते हैं? हम कैसे जानते हैं कि ये दोनों एक ही गुण को साझा कर रही हैं? यह सवाल आपको कुछ बचकाना लग सकता है, लेकिन यह ऑन्टोलॉजी के इतिहास की सबसे विशाल और सबसे पुरानी युद्ध का केंद्र है। इस युद्ध को सार्वभौमिकों की समस्या कहते हैं। इस युद्ध में 2 मुख्य टीमें हैं। एक टीम है रियलिस्ट या यथार्थवादी और दूसरी है नॉमिनलिस्ट या नामवादी। चलिए, पहले रियलिस्ट टीम के कप्तान महान दार्शनिक प्लेटो से मिलते हैं। प्लेटो कहते हैं कि यह जो लालिमा, सुंदरता, न्याय या कुर्सीपना जैसे गुण हैं, ये सिर्फ हमारे दिमाग के विचार नहीं हैं। ये असल में सच में मौजूद हैं। लेकिन ये हमारी इस भौतिक दुनिया में मौजूद नहीं है। ये एक दूसरी उच्च और ज्यादा वास्तविक दुनिया में मौजूद है, जिसे प्लेटो विचारों की दुनिया या फॉर्म्स की दुनिया कहते हैं। उस दुनिया में लालिमा का एक परफेक्ट, शाश्वत और कभी न बदलने वाला फॉर्म या आइडिया मौजूद है।
और हमारी इस दुनिया में जो भी लाल चीजें हैं, वे सब उसी एक परफेक्ट लालिमा की अधूरी और अस्थायी परछाइयां हैं। इसी तरह कुर्सी का भी एक परफेक्ट फॉर्म उस दुनिया में मौजूद है, और दुनिया की सारी कुर्सियां उसी एक परफेक्ट कुर्सी की नकल है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी और सुंदर विचार है। ये कहता है कि हमारी यह दुनिया असली दुनिया नहीं है। ये तो सिर्फ एक परछाइयों का खेल है। असली दुनिया तो वो है जहां ये परफेक्ट आइडियाज रहते हैं। एक रियलिस्ट के लिए न्याय का आइडिया किसी एक न्यायपूर्ण कार्य से ज्यादा असली है, क्योंकि वो कार्य तो खत्म हो जाएगा, लेकिन न्याय का आइडिया हमेशा रहेगा। इस नजरिए से जब हम दो लाल गेंदों को लाल कहते हैं, तो हम इसलिए कह पाते हैं क्योंकि वे दोनों ही उस एक ही सार्वभौमिक लालिमा के फॉर्म में हिस्सा ले रही हैं। लेकिन इस विचार को पचाना हर किसी के लिए आसान नहीं है। क्या सच में ऐसी कोई दूसरी दुनिया है? हम उसे देख तो सकते नहीं। ये सब कुछ रहस्यमयी और काल्पनिक लगता है। और यहीं पर दूसरी टीम, नॉमिनलिस्ट, मैदान में आती है। वे कहते हैं कि यह सब बकवास है। कोई दूसरी दुनिया नहीं है, कोई परफेक्ट फॉर्म्स नहीं है। असली तो सिर्फ यही दुनिया है, और इस दुनिया में सिर्फ एकल या विशेष चीजें ही मौजूद हैं। ये कुर्सी, वो गेंद, ये इंसान। और यह जो लालिमा या कुर्सीपना जैसे शब्द हैं, ये कोई असली चीजें नहीं हैं। ये तो सिर्फ नाम है, सिर्फ लेबल हैं, जो हम इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए एक जैसी दिखने वाली चीजों के समूह को बुलाने के लिए बना लिए हैं। लाल कोई असली चीज नहीं है। ये सिर्फ एक शब्द है जो हम उन सभी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो एक खास तरीके से प्रकाश को परावर्तित करती हैं। यह नॉमिनलिस्ट दृष्टिकोण ज्यादा सीधा साधा और हमारे रोजमर्रा के अनुभव के ज्यादा करीब लगता है। लेकिन इसमें भी अपनी समस्याएं हैं। अगर लालिमा सिर्फ एक नाम है, तो फिर हम यह कैसे तय करते हैं कि किन किन चीजों को यह नाम देना है? उन सभी लाल चीजों में ऐसी क्या समानता है जो हमें उन्हें एक ही समूह में रखने पर मजबूर करती है? अगर हम कहते हैं कि वे समान हैं, तो यह समानता खुद क्या है? क्या यह भी एक सार्वभौमिक गुण नहीं है? आप देख रहे हैं, हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। एक साधारण सी कुर्सी और एक साधारण से रंग की यह कहानी हमें अस्तित्व के कितने गहरे और अनसुलझे सवालों तक ले आई है। क्या सच्चाई प्लेटो की रहस्यमयी दुनिया में है, या फिर नॉमिनलिस्टों की इस जमीनी हकीकत में? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जारी है। लेकिन चलिए, अब हम एक और भी अहम सवाल की ओर जाते हैं। हमने अभी तक चीजों और उनके गुणों की बात की, लेकिन यह पूरी दुनिया, यह पूरा ब्रह्मांड आखिर किस पदार्थ का बना है? क्या सिर्फ एक ही तरह का पदार्थ है, या कई तरह के? इसी सवाल का जवाब हमें ऑन्टोलॉजी के अगले विशाल युद्ध क्षेत्र में ले जाएगा। चैप्टर नंबर 3। क्या दुनिया सिर्फ एक ही चीज से बनी है? मोनोइज्म का महासिद्धांत। कुर्सी और लालिमा की पहेली ने हमें यह तो दिखा दिया कि अस्तित्व की बनावट कितनी जटिल हो सकती है। लेकिन अब ऑन्टोलॉजिस्ट एक और भी महत्वपूर्ण और ज्यादा महत्वाकांक्षी सवाल पूछते हैं। वे पूछते हैं, ठीक है, दुनिया में बहुत सी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि यह सारी विविधता, यह सारी भिन्नता सिर्फ एक ही बुनियादी पदार्थ या तत्व का अलग अलग रूप हो? यह विचार कि सब कुछ अंततः एक ही चीज से बना है, मोनोइज्म कहलाता है। मोनो का मतलब होता है एक। मोनोइज्म एक बहुत ही आकर्षक और शक्तिशाली विचार है, क्योंकि यह पूरी कायनात को एक सरल और एकीकृत सिद्धांत में बांधने की कोशिश करता है। यह कहता है कि सतह पर हमें जो कोई लाख अलग अलग चीजें दिखती हैं, वो सब एक ही महासागर की लहरें हैं। मोनोइज्म का यह विचार बहुत पुराना है। प्राचीन ग्रीस के शुरुआती दार्शनिकों में से एक, थेल्स, ने कहा था कि सब कुछ पानी से बना है। किसी और ने कहा कि सब कुछ हवा से बना है। ये विज्ञान की शुरुआती कोशिशें थीं, ब्रह्मांड के मूल तत्व को खोजने की। लेकिन फिलॉसफी में मोनोइज्म की दो बहुत अहम और एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत शाखाएं विकसित हुईं, और इन दोनों के बीच की युद्ध ऑन्टोलॉजी की सबसे प्रमुख युद्धों में से एक है। एक शाखा है मटेरियलिज्म या भौतिकवाद, और दूसरी है आइडियलिज्म या प्रत्ययवाद। चलिए, इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियलिज्म की। मटेरियलिज्म का सिद्धांत सीधा और साफ है। इस ब्रह्मांड में एकमात्र वास्तविक चीज पदार्थ और ऊर्जा है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। आत्मा, ईश्वर, चेतना, विचार, भावनाएं, ये सब या तो मौजूद ही नहीं है, या फिर ये सिर्फ भौतिक पदार्थ यानी हमारे दिमाग के काम करने का एक नतीजा है।
एक मटेरियलिस्ट के लिए आप और मैं, हम सब सिर्फ बहुत ही जटिल जैविक मशीनें हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और दूसरे तत्वों से मिलकर बनी हैं। हमारा दिमाग एक बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है और हमारी चेतना उस कंप्यूटर के चलने से पैदा होने वाला एक सॉफ्टवेयर या एक इफेक्ट है। जब यह मशीन यानी हमारा शरीर मर जाता है तो यह चेतना भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यह विचार आज की दुनिया में बहुत ज्यादा प्रमुख है क्योंकि यह आधुनिक विज्ञान की भाषा में बात करता है। भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान सब इसी भौतिकवादी ढांचे पर काम करते हैं। यह हमें एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक तस्वीर पेश करता है जिसमें किसी भी रहस्यमयी या अलौकिक चीज के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन यह तस्वीर बहुत से लोगों को कुछ ठंडी, निराशाजनक और अधूरी भी लगती है। अगर हम सिर्फ एटम के पुतले हैं तो हमारे जीवन का क्या अर्थ है? हमारे प्यार, हमारी कला, हमारी नैतिकता का क्या मूल्य है? और सबसे मुख्य सवाल, जिसे दार्शनिक चेतना की कठिन समस्या कहते हैं, भौतिक पदार्थ यानी हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स कैसे और क्यों एक व्यक्तिपरक अनुभव को, जैसे लाल रंग को देखने की फीलिंग को जन्म देते हैं? मटेरियलिज्म के पास इस क्यों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। अब चलिए सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं जो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। यह है आइडियलिज्म का विचार। आइडियलिज्म कहानी को बिल्कुल पलट देता है। यह कहता है कि ब्रह्मांड में एकमात्र वास्तविक चीज मन, चेतना या विचार है और यह जो भौतिक दुनिया है, यह पत्थर, यह पर्वत, यह कुर्सी, यह सब या तो एक भ्रम है या फिर यह उसी एक परम चेतना की अभिव्यक्ति है। एक आइडियलिस्ट कहेगा कि पदार्थ मन से पैदा होता है, न कि मन पदार्थ से। यह विचार हमें भारतीय दर्शन के अद्वैत वेदांत की याद दिलाता है जो कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। एक आइडियलिस्ट दार्शनिक जैसे कि जॉर्ज बर्कले आपसे कहेंगे कि आप किसी भी भौतिक चीज का अनुभव अपने मन के बिना कर ही नहीं सकते। आपको कैसे पता कि यह कुर्सी मौजूद है? क्योंकि आपका मन उसे देख और महसूस कर रहा है। अगर आपका मन न हो तो आपके लिए कुर्सी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर ज्यादा बुनियादी क्या हुआ, कुर्सी या उसे अनुभव करने वाला मन? आइडियलिज्म कहता है कि मन ही प्राथमिक है। यह पूरी दुनिया एक विशाल सपने की तरह हो सकती है जो एक सार्वभौमिक मन यानी ईश्वर या ब्रह्म देख रहा है और हम सब उस सपने के किरदार हैं। यह विचार हमारी चेतना और हमारी आध्यात्मिकता को बहुत ऊंचा दर्जा देता है। यह कहता है कि हमारा असली स्वरूप भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक है। लेकिन इस विचार को मानना भी आसान नहीं है। यह हमारे रोजमर्रा के अनुभव के खिलाफ जाता है। दुनिया हमें बहुत ठोस और वास्तविक लगती है, किसी सपने जैसी नहीं। अगर सब कुछ मन ही है तो फिर भौतिक नियम इतने नियमित क्यों हैं? गुरुत्वाकर्षण हर बार एक जैसा काम क्यों करता है? तो आप देख रहे हैं, मोनोइज्म यानी सब कुछ एक है का विचार हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जाता है। एक रास्ता हमें एक बेमतलब मशीनी दुनिया में ले जाता है और दूसरा रास्ता हमें एक रहस्यमयी और मायावी दुनिया में। दोनों ही अपनी अपनी जगह शक्तिशाली हैं और दोनों की ही अपनी अपनी कमजोरियां हैं। तो क्या कोई तीसरा विकल्प भी है? क्या यह जरूरी है कि दुनिया सिर्फ एक ही चीज से बनी हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया दो बिल्कुल अलग तरह की और समान रूप से वास्तविक चीजों से मिलकर बनी हो, एक भौतिक पदार्थ और दूसरा अभौतिक मन? यह विचार जो शायद हम में से ज्यादातर लोगों को सबसे ज्यादा स्वाभाविक लगता है, डुअलिज्म या द्वैतवाद कहलाता है। लेकिन यह जो सीधा सादा दिखने वाला समाधान है, यह अपने साथ एक ऐसी पहेली लेकर आता है जिसने दार्शनिकों को सदियों से उलझा रखा है। अगर मन और शरीर दो अलग अलग दुनिया के वासी हैं तो वे एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? इसी भूत और मशीन की पहेली को हम सुलझाएंगे अगले अध्याय में। चैप्टर नंबर 4, दो दुनियाओं की कहानी, डुअलिज्म का द्वंद्व। जब मन और शरीर मिले, मोनोइज्म के दो चरम छोरों, मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म को देखने के बाद हम में से ज्यादातर लोगों का दिल एक बीच का रास्ता खोजने को करता है। हमारा रोजमर्रा का अनुभव हमें यही बताता है कि हम सिर्फ भौतिक शरीर नहीं हैं। हमारे अंदर विचार, भावनाएं और एक मैं का एहसास भी है। और साथ ही हम यह भी महसूस करते हैं कि यह बाहरी दुनिया सिर्फ एक सपना नहीं है, यह बहुत ही ठोस और वास्तविक है। इसी सहज ज्ञान पर आधारित दर्शन को डुअलिज्म या द्वैतवाद कहते हैं। डुओं का मतलब होता है दो।
डुअलिज्म का सिद्धांत यह है कि ब्रह्मांड दो तरह के बुनियादी और एक दूसरे से स्वतंत्र पदार्थों से मिलकर बना है। पहला है भौतिक पदार्थ, यानी वो हर चीज जिसमें वजन है, जो जगह घेरती है, जैसे हमारा शरीर, हमारा दिमाग, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड। और दूसरा है मानसिक पदार्थ, यानी वो हर चीज जो अभौतिक है, जैसे हमारी चेतना, हमारे विचार, हमारी आत्मा। इस विचार को सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली तरीके से 17वीं सदी के फ्रांसीसी दार्शनिक रेने देकार्त ने पेश किया था। देकार्त ने तर्क दिया कि मन और शरीर दो बिल्कुल अलग सत्ताएं हैं। शरीर एक मशीन की तरह है, जिसे भौतिकी के नियमों के अनुसार समझा जा सकता है, लेकिन मन या आत्मा एक बिल्कुल अलग चीज है। यह सोचता है, महसूस करता है और इसके पास अपनी मर्जी है। देकार्त के लिए इंसान इन दो दुनियाओं का एक मिलन बिंदु है, एक भौतिक मशीन में रहने वाला एक अभौतिक भूत। यह विचार बहुत ही आकर्षक है। यह हमारी धार्मिक मान्यताओं, जैसे कि आत्मा की अमरता, के साथ भी मेल खाता है। यह हमें यह भी समझाता है कि इंसान जानवरों से अलग क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक सोचने वाली आत्मा है। यह हमारे उस गहरे एहसास को भी मान्यता देता है कि मैं अपने शरीर से कुछ ज्यादा हूं। डुअलिज्म ने हमें मटेरियलिज्म के उस निराशाजनक निष्कर्ष से बचा लिया कि हम सिर्फ मशीनें हैं, और आइडियलिज्म की उस अविश्वसनीय दुनिया से भी, जहां सब कुछ एक भ्रम है। यह एक बहुत ही आरामदायक और संतोषजनक तस्वीर पेश करता है, लेकिन जैसे ही हम इस तस्वीर को कुछ और ध्यान से देखते हैं, इसमें एक बहुत विशाल और शायद कभी न सुलझने वाली दरार दिखाई देती है। और वो दरार है इंटरेक्शन की समस्या। यह डुअलिज्म की सबसे प्रमुख और सबसे घातक कमजोरी है, और यह सवाल बहुत ही सीधा है। अगर मन और शरीर दो बिल्कुल अलग और स्वतंत्र सत्ताएं हैं, तो फिर वे एक दूसरे को प्रभावित कैसे करते हैं? चलिए इसे समझते हैं। भौतिक दुनिया का एक बुनियादी नियम है कि एक भौतिक चीज ही दूसरी भौतिक चीज पर बल लगा सकती है और उसे हिला सकती है। इस किताब को उठाने के लिए मुझे अपने भौतिक हाथ से उसे पकड़ना होगा। मैं सिर्फ अपनी सोच की ताकत से इस किताब को नहीं हिला सकता। अब जरा अपने एक साधारण से काम के बारे में सोचिए, जैसे अपना हाथ उठाना। यह प्रक्रिया कैसे होती है? सबसे पहले आपके मन में अपना हाथ उठाने का एक विचार या इच्छा पैदा होती है। यह एक अभौतिक मानसिक घटना है, और फिर इस अभौतिक इच्छा के कारण आपके भौतिक दिमाग सच में कुछ न्यूरॉन्स फायर होते हैं, जो आपके हाथ की मांसपेशियों को सिग्नल भेजते हैं, और आपका भौतिक हाथ ऊपर उठ जाता है। अब यहीं पर सबसे अहम सवाल आ जाता है। वो अभौतिक इच्छा, जिसका कोई वजन नहीं है, कोई आकार नहीं है, जो किसी भी वैज्ञानिक उपकरण से नापी नहीं जा सकती, वो आखिर कैसे उस भौतिक दिमाग के न्यूरॉन्स को फायर करने का कारण बन सकती है? एक भूत एक मशीन का लीवर कैसे खींच सकता है? ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच संवाद कैसे हो रहा है? ये भौतिकी के मूलभूत नियमों का उल्लंघन लगता है। देकार्त खुद इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने एक बहुत ही कमजोर सा जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दिमाग के केंद्र में एक छोटी सी पीनियल ग्रंथि होती है, जो आत्मा का सिंहासन है, और यहीं पर मन और शरीर का मिलन होता है। लेकिन यह कोई जवाब नहीं है। यह तो सिर्फ यह बताने जैसा है कि कहाँ मिलते हैं, यह नहीं कि कैसे मिलते हैं। इस इंटरेक्शन की समस्या इतनी ज्यादा गंभीर है कि इसकी वजह से ज्यादातर आधुनिक दार्शनिक और वैज्ञानिक डुअलिज्म को एक वैध सिद्धांत नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि यह विज्ञान के ऊर्जा संरक्षण के नियम के खिलाफ जाता है। अगर कोई अभौतिक मन भौतिक दुनिया में कोई नई ऊर्जा पैदा कर सकता है, जैसे न्यूरॉन्स को फायर कराना, तो यह तो जादू जैसा हुआ। इस समस्या से बचने के लिए कुछ दार्शनिकों ने और भी अजीब अजीब सिद्धांत दिए। कुछ ने कहा कि मन और शरीर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, वे तो बस दो समानांतर घड़ियों की तरह हैं, जिन्हें ईश्वर ने एक साथ शुरू कर दिया था, इसलिए हमें लगता है कि वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन यह सब सिद्धांत समस्या को सुलझाने की बजाय उसे और भी ज्यादा जटिल बना देते हैं। तो डुअलिज्म हमें एक बहुत अहम दौराहे पर छोड़ देता है। यह हमारे सहज ज्ञान को तो मान्यता देता है, लेकिन यह तर्क और विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। तो अब हमारे पास क्या विकल्प हैं? क्या हम मटेरियलिज्म की उस ठंडी दुनिया को स्वीकार कर लें, जहां चेतना सिर्फ एक भ्रम है? क्या हम आइडियलिज्म की उस रहस्यमयी दुनिया में यकीन कर लें, जहां पदार्थ सिर्फ एक भ्रम है? या फिर हम डुअलिज्म की इस अनसुलझी पहेली के साथ ही जिएं? ऑन्टोलॉजी की यह बहस हमें यह दिखाती है
कि वास्तविकता की प्रकृति को समझना कितना मुश्किल काम है। लेकिन चलिए, एक पल के लिए हम इन कोई सारी बहसों को छोड़कर एक और भी ज्यादा व्यक्तिगत ऑन्टोलॉजिकल सवाल पर आते हैं। ये कुर्सी, ये दुनिया किस चीज से बनी है, ये तो ठीक है, लेकिन मैं खुद क्या हूं? मेरा अस्तित्व कैसा है? क्या मेरा अस्तित्व एक पत्थर के अस्तित्व जैसा है या उससे कुछ अलग है? इसी सवाल का जवाब हमें ऑन्टोलॉजी के एक नए और ज्यादा आधुनिक रूप यानी अस्तित्ववाद की ओर ले जाएगा। चैप्टर नंबर 5, ठोस चीजें और अमूर्त विचार। क्या नंबर 7 कुर्सी जितना असली है? अब तक हमने ब्रह्मांड के बुनियादी पदार्थ को लेकर हुई कोई सारी बहसों को देखा। मोनोइज्म, डुअलिज्म, मटेरियलिज्म, आइडियलिज्म। लेकिन ऑन्टोलॉजी की इन्वेंटरी लिस्ट में सिर्फ यही सवाल नहीं है कि दुनिया किस चीज से बनी है। एक और बहुत ही दिलचस्प और दिमाग को चकरा देने वाला सवाल यह है कि अस्तित्व की कितनी तरह हैं। यानी क्या हर चीज एक ही तरीके से मौजूद है? क्या मेरे हाथ में रखे इस पेन का अस्तित्व और गणित के नंबर 7 का अस्तित्व एक ही जैसा है? आप कहेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। पेन एक ठोस भौतिक चीज है, मैं इसे देख सकता हूं, छू सकता हूं। लेकिन नंबर 7 तो सिर्फ एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है। और आप बिल्कुल सही हैं। यहीं से ऑन्टोलॉजी की एक और गहरी शाखा शुरू होती है, जो ठोस और अमूर्त चीजों के अस्तित्व के बीच फर्क करती है। चलिए पहले ठोस चीजों की बात करते हैं। ज्यादातर दार्शनिक इस बात पर सहमत हैं कि ठोस चीजें वो हैं जो स्पेस और टाइम में मौजूद होती हैं। ये पेन स्पेस में एक खास जगह घेरता है और ये टाइम में मौजूद है। इसका एक अतीत था, एक वर्तमान है और एक भविष्य होगा। आपका शरीर, ये धरती और तारे, ये सब ठोस चीजों के उदाहरण हैं। इन चीजों का एक दूसरे के साथ एक कारण और प्रभाव का रिश्ता भी होता है। मैं इस पेन से कागज पर एक निशान बना सकता हूं, लेकिन क्या यही बातें अमूर्त चीजों पर भी लागू होती हैं? अब जरा नंबर 7 के बारे में सोचिए। क्या नंबर 7 स्पेस में कोई जगह घेरता है? नहीं। क्या वो टाइम में मौजूद है? यह कहना मुश्किल है। क्या डायनासोर के समय में नंबर 7 मौजूद था? शायद हाँ। क्या ब्रह्मांड के अंत के बाद भी वो मौजूद रहेगा? शायद हाँ। ऐसा लगता है कि वो समय से परे है, शाश्वत है। और क्या नंबर 7 का किसी भौतिक चीज के साथ कोई कारण और प्रभाव का रिश्ता हो सकता है? क्या नंबर 7 आकर इस पेन को धक्का दे सकता है? नहीं। तो यह साफ है कि नंबर 7 का होना और इस पेन का होना दो बहुत ही अलग तरह के होना है। इसी तरह न्याय, सुंदरता, मानवता, ये सब क्या है? ये अमूर्त अवधारणाएं हैं। इनका अस्तित्व कैसा है? इस सवाल ने दार्शनिकों को फिर से दो खेमों में बांट दिया है। और यह वही पुरानी रियलिज्म बनाम नोमिनलिज्म की युद्ध है, जिसे हमने पहले अध्याय में छुआ था। लेकिन अब यह एक नए और ज्यादा गहरे रूप में सामने आ रही है। एक तरफ हैं प्लेटोनिक रियलिस्ट। प्लेटो के अनुयायी कहते हैं कि हाँ, नंबर 7, न्याय और सुंदरता जैसी अमूर्त चीजें सच में और स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं। वे हमारे दिमाग से बाहर एक अलग अमूर्त आयाम में रहती हैं। जब हम गणित करते हैं तो हम इन नंबरों का आविष्कार नहीं कर रहे होते, हम तो उन्हें खोज रहे होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक खगोल शास्त्री एक नए ग्रह को खोजता है। यह नंबरों की दुनिया हमारे दिमाग से पहले भी थी और हमारे बाद भी रहेगी। यह विचार गणितज्ञों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि यह उन्हें यह महसूस कराता है कि वे एक सच्ची और शाश्वत दुनिया की खोज कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नॉमिनलिस्ट या एंटी रियलिस्ट हैं। वे कहते हैं कि यह सब बकवास है, कोई अमूर्त दुनिया नहीं है। नंबर 7 कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। यह सिर्फ एक प्रतीक है, एक नाम है जिसे हमने इंसानों ने गिनने के लिए बनाया है। न्याय कोई आसमान में रहने वाली चीज नहीं है। यह सिर्फ एक शब्द है जिसे हम कुछ खास तरह के व्यवहारों और नियमों के समूह को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारी अमूर्त चीजें हमारे दिमाग की, हमारी भाषा की और हमारे समाज की रचनाएं हैं। इनका हमारे मन और समाज के बाहर कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अगर इंसान कभी इस दुनिया से खत्म हो जाए तो उनके साथ साथ नंबर, न्याय और सुंदरता भी खत्म हो जाएंगे। ये बहस सिर्फ दार्शनिकों के लिए ही नहीं है, इसके बहुत गहरे व्यावहारिक परिणाम हैं। अगर आप एक रियलिस्ट हैं और मानते हैं कि मानवाधिकार एक सार्वभौमिक और वास्तविक अमूर्त चीज है, तो आप कहेंगे कि यह हर इंसान पर, हर समाज में, हर समय लागू होते हैं। लेकिन अगर आप एक एंटी रियलिस्ट हैं,
तो आप कह सकते हैं कि मानवाधिकार सिर्फ एक खास संस्कृति और समय की देन है और उन्हें हर किसी पर थोपा नहीं जा सकता। आप देख रहे हैं, ऑन्टोलॉजी के यह सवाल सीधे सीधे हमारी राजनीति, हमारी नैतिकता और हमारे कानूनों को प्रभावित करते हैं। इस ठोस और अमूर्त की पहेली के अलावा ऑन्टोलॉजी में और भी कई दिलचस्प श्रेणियां हैं। जैसे, घटनाएं क्या हैं? एक जन्मदिन की पार्टी का अस्तित्व कैसा है? यह एक चीज नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। छेद क्या है? क्या एक डोनट में जो छेद होता है वो कुछ है या वो सिर्फ कुछ न होना है? क्या परछाई का अस्तित्व है? यह सिर्फ रोशनी का न होना है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। ये सब सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि अस्तित्व कितना विविध और कितना अजीब हो सकता है। यह सिर्फ ठोस चीजों तक ही सीमित नहीं है। लेकिन चलिए, अब हम ऑन्टोलॉजी के उस क्षेत्र में चलते हैं जो शायद हम सब के लिए सबसे ज्यादा व्यक्तिगत और सबसे ज्यादा मायने रखता है, हमारा अपना अस्तित्व। इंसान होने का मतलब क्या है? क्या हमारा अस्तित्व एक कुर्सी या एक नंबर के अस्तित्व जैसा ही है, या उसमें कुछ खास है? इसी खासियत की खोज ने अस्तित्ववाद को जन्म दिया। चैप्टर नंबर 6, इंसान का होना, अस्तित्ववाद की दस्तक। जब होना एक जिम्मेदारी बन गया, अब तक हम चीजों के अस्तित्व के बारे में बात कर रहे थे। कुर्सियां, रंग, नंबर, ये सब एक तरह की बाहरी दुनिया की ऑन्टोलॉजी थी। लेकिन 19वीं और 20वीं सदी में कुछ दार्शनिकों ने कहा कि हम सबसे जरूरी चीज के अस्तित्व के बारे में तो बात करना ही भूल गए हैं, और वो है हमारा अपना इंसानी अस्तित्व। उन्होंने तर्क दिया कि एक इंसान का होना और एक पत्थर का होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं, और इन दोनों को एक ही तराजू में नहीं तौला जा सकता। यहीं से अस्तित्ववाद नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली और व्यक्तिगत दर्शन का जन्म हुआ। अस्तित्ववाद को आप इंसानी अस्तित्व की ऑन्टोलॉजी कह सकते हैं। तो एक इंसान के होने में ऐसी क्या खास बात है? अस्तित्ववादी दार्शनिक जैसे कि ज्यां पोल सार्त्र और मार्टिन हाइडेगर कहते हैं कि पत्थर या कुर्सी जैसी चीजों का एक सार होता है जो उनके अस्तित्व से पहले आता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब कोई कारीगर एक कुर्सी बनाता है तो उसके दिमाग में पहले से ही कुर्सी का एक आइडिया, एक ब्लूप्रिंट, एक सार होता है कि वो कैसी दिखेगी, उसके 4 पैर होंगे, उस पर बैठा जाएगा, और फिर वो उस सार के अनुसार उस कुर्सी को अस्तित्व में लाता है। तो कुर्सी के लिए उसका सार उसके अस्तित्व से पहले आता है। लेकिन इंसानों के मामले में सार्त्र कहते हैं, कहानी बिल्कुल उल्टी है। इंसानों के लिए अस्तित्व सार से पहले आता है। यह अस्तित्ववाद का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बुनियादी मंत्र है। इसका मतलब यह है कि हम इंसान इस दुनिया में बिना किसी पूर्व निर्धारित सार, उद्देश्य या ब्लूप्रिंट के फेंक दिए जाते हैं। हमारा कोई मानव स्वभाव नहीं है जो यह तय करे कि हमें क्या बनना है। एक बिल्ली पैदा होती है और उसका पूरा जीवन उसके बिल्ली होने के स्वभाव से तय होता है। लेकिन एक इंसान पैदा होता है और उसके सामने एक कोरी स्लेट होती है। हम पहले अस्तित्व में आते हैं और फिर अपने जीवन भर, अपने चुनावों और अपने कर्मों के माध्यम से हम अपने सार को, यानी हम कौन हैं, इसे खहुद बनाते हैं, गाहुद ग्रहते हैं। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी और साथ ही साथ डरावना विचार है। यह हमें एक असीम आजादी देता है। कोई भी बाहरी ताकत, न भगवान, न समाज, न ही हमारा डीएनए, यह तय नहीं कर सकती कि हमें क्या बनना है। हम जो चाहें वो बन सकते हैं, लेकिन यह आजादी एक बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आती है। अगर हम अपने सार को खुद बनाते हैं तो फिर हम अपने जीवन के लिए, अपनी खुशियों और अपने दुखों के लिए पूरी तरह से 100% खुद ही जिम्मेदार हैं। हम अपनी असफलताओं के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते। यह एहसास कि हम पूरी तरह से आजाद और पूरी तरह से अकेले हैं और हमारे जीवन का कोई पहले से बना बनाया अर्थ नहीं है, यह एक गहरी चिंता या घबराहट को जन्म देता है। अस्तित्ववादी कहते हैं कि ज्यादातर लोग इस आजादी और जिम्मेदारी के बोझ से इतना डर जाते हैं कि वे इससे भागने की कोशिश करते हैं। वे बुरी आस्था में जीते हैं। वे यह नाटक करते हैं कि वे आजाद नहीं हैं। वे कहते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे तो यही बनना था, या समाज ने मुझे ऐसा बना दिया। वे झुंड का हिस्सा बन जाते हैं और वही करते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं, ताकि उन्हें अपने फैसले खुद न लेने हों। लेकिन एक अस्तित्ववादी नायक, एक प्रामाणिक व्यक्ति, वो होता है जो इस चिंता का सामना करता है, अपनी पूरी आजादी को स्वीकार करता है और साहस के साथ अपने जीवन का अर्थ खुद बनाता है।
तो आप देख रहे हैं, अस्तित्ववाद ने ऑन्टोलॉजी को एक बहुत ही व्यक्तिगत और नैतिक मोड़ दे दिया। अब सवाल यह नहीं था कि क्या मौजूद है, बल्कि सवाल यह बन गया था कि मुझे कैसे मौजूद होना चाहिए। हमारा अस्तित्व एक दिया हुआ तथ्य नहीं है। ये एक प्रोजेक्ट है, एक काम है जिसे हमें अपनी पूरी जिंदगी करना है। ये हमें सिखाता है कि हम सिर्फ दुनिया में हैं नहीं, हम दुनिया में हो रहे हैं, हम लगातार खुद को बना रहे हैं। ये हमें एक बहुत ही सक्रिय और जिम्मेदार जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन क्या हम सच में इतने आजाद हैं? क्या हमारा अतीत, हमारा शरीर और यह दुनिया जिसमें हम रहते हैं, हम पर कोई सीमाएं नहीं लगाते? कुछ अस्तित्ववादी दार्शनिकों ने यह महसूस किया कि सार्त्र का आजादी का विचार कुछ ज्यादा ही चरम पर है। उन्होंने कहा कि हमारी आजादी हमेशा एक स्थिति के अंदर ही होती है। हम अपनी स्थिति को चुनते नहीं हैं। हम यह नहीं चुनते कि हम कहाँ पैदा होंगे, किस परिवार में पैदा होंगे या हमारा शरीर कैसा होगा। लेकिन हम यह जरूर चुनते हैं कि हम उस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यहीं पर हमारी असली आजादी है। इसी विचार ने हमें शरीर और बदलाव की ऑन्टोलॉजी की ओर मोड़ा। अगर हम लगातार खुद को बना रहे हैं, तो फिर हमारी पहचान का क्या? क्या हम वही इंसान हैं जो हम 10 साल पहले थे? इसी पहचान के संकट की हम जांच करेंगे थेसियस के जहाज की प्रसिद्ध पहेली के माध्यम से। चैप्टर नंबर 7, पहचान और बदलाव की पहेली। क्या आप वही हैं जो आप कल थे? अस्तित्ववाद ने हमें यह तो बता दिया कि हम लगातार खुद को बना रहे हैं, हम एक प्रक्रिया हैं। लेकिन यह विचार अपने साथ एक और बहुत ही दिमाग को उलझा देने वाली ऑन्टोलॉजिकल समस्या लेकर आता है, पहचान की समस्या। अगर मैं हर पल बदल रहा हूं, तो फिर वो कौन सी चीज है जो मुझे वही एक इंसान बनाए रखती है? वो कौन सा धागा है जो मेरे बचपन के मैं को मेरे आज के मैं से और मेरे भविष्य के मैं से जोड़ता है? यह सिर्फ एक दार्शनिक सवाल नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी से कोई वादा करते हैं, तो आप यह मानकर चलते हैं कि भविष्य का आप उस वादे को निभाने के लिए बाध्य होगा। जब किसी अपराधी को उसके 10 साल पुराने जुर्म के लिए सजा दी जाती है, तो कानून यह मानकर चलता है कि वो आज भी वही व्यक्ति है जिसने वो जुर्म किया था। लेकिन क्या यह सच है? इस पहचान और बदलाव की पहेली को समझाने के लिए दार्शनिक हजारों सालों से एक बहुत ही मशहूर कहानी का इस्तेमाल करते आए हैं, थेसियस के जहाज की कहानी। थेसियस प्राचीन एथेंस का एक महान नायक था। उसके जहाज को एथेंस के लोगों ने एक स्मारक के रूप में सहेज कर रखा था। लेकिन समय के साथ जहाज के लकड़ी के तख्ते खराब लगे, तो लोग खराब हुए तख्ते को निकालकर उसकी जगह एक नया तख्ता लगा देते। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा और एक दिन ऐसा आया जब उस जहाज का हर एक पुराना तख्ता बदला जा चुका था। अब सवाल यह है, क्या यह जहाज अभी भी थेसियस का जहाज है? अगर आप कहते हैं हाँ, तो मैं पूछता हूं क्यों? इसमें तो असली जहाज का कोई हिस्सा बचा ही नहीं। और अगर आप कहते हैं नहीं, तो फिर वो कौन सा पल था जब वो थेसियस का जहाज नहीं रहा? जब पहला तख्ता बदला गया था, या जब 50% तख्ते बदल गए थे? कोई भी एक बिंदु तय करना मुश्किल है। अब कहानी को और भी उलझाते हैं। मान लीजिए किसी ने उन सभी पुराने खराब हुए तख्तों को इकट्ठा कर लिया और उन्हें जोर कर फिर से एक जहाज बना दिया। तो अब हमारे पास दो जहाज हैं। एक वो जो बंदरगाह पर खड़ा है, जिसमें सारे नए तख्ते हैं, और एक यह जो सारे पुराने और असली तख्तों से बना है। अब बताइए, इनमें से असली थेसियस का जहाज कौन सा है? यह पहेली हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी चीज की पहचान आखिर किस में होती है, उसके भौतिक हिस्सों में, या उसके रूप और संरचना में, या उसकी निरंतरता और इतिहास में। अब इस पहेली को खुद पर लागू करके देखिए। आप भी तो थेसियस के जहाज की तरह ही हैं। विज्ञान हमें बताता है कि हमारे शरीर के लगभग सारे सेल्स हर 7 से 10 साल में बदल जाते हैं। आपके शरीर का भौतिक पदार्थ लगातार बदल रहा है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप वही इंसान हैं जो आप 10 साल पहले थे? इसका जवाब देने के लिए कुछ दार्शनिक, जैसे कि जॉन लोक, ने मनोवैज्ञानिक निरंतरता का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान हमारे शरीर में नहीं, बल्कि हमारी यादों और हमारी चेतना के धागे में है। आप वही इंसान हैं जहां तक आपकी यादें जाती हैं। आपको याद है कि आपने कल क्या किया था। आपको अपने बचपन की कुछ घटनाएं याद हैं, और यही यादों की श्रृंखला आपको एक पहचान देती है। यह विचार बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन इसमें भी बहुत सी मुश्किलें हैं। क्या हो अगर किसी व्यक्ति को एमनेसिया हो जाए और वो अपनी सारी पुरानी यादें भूल जाए?
क्या वो अब एक नया इंसान बन गया है? क्या हमें उसे उसके पुराने कर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए? क्या हो अगर भविष्य में हम आपके दिमाग की सारी यादों को कॉपी करके एक दूसरे शरीर में डाल दें? तो फिर असली आप कौन होगा? और नींद में क्या होता है? जब आप गहरी नींद में होते हैं, तो आपकी चेतना की निरंतरता तो टूट जाती है। तो क्या आप हर सुबह एक नए इंसान के रूप में जागते हैं? इन मुश्किलों के कारण कुछ और दार्शनिक, जैसे कि डेविड ह्यूम और बौद्ध दर्शन, एक और भी ज्यादा क्रांतिकारी जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि यह जो एक स्थायी स्व या आत्मा का विचार है, यही एक भ्रम है। हमारे अंदर कोई एक चीज नहीं है जो समय के साथ एक जैसी बनी रहती है। आप तो सिर्फ शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं का एक लगातार बदलता हुआ बंडल या प्रवाह हैं। आप एक कहानी की तरह हैं, जो हर पल लिखी जा रही है, न कि कोई एक स्थायी किरदार। इस नजरिए से थेसियस का जहाज कोई पहेली है ही नहीं, क्योंकि कोई असली जहाज था ही नहीं, सिर्फ एक बदलती हुई संरचना थी जिसे हमने एक नाम दे दिया था। यह पहचान का संकट हमें हमारे अपने अस्तित्व की प्रकृति के बारे में बहुत गहरे सवालों के सामने खड़ा कर देता है। यह हमें यह एहसास कराता है कि हमारा होना कोई स्थिर और ठोस चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गतिशील, तरल और रहस्यमयी प्रक्रिया है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुद को कितना कम जानते हैं। लेकिन हमारी ओंटोलॉजी की यह जासूसी सिर्फ हमारे बारे में या इस दुनिया की चीजों के बारे में ही नहीं है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक पहलू भी है। आज के इस डिजिटल युग में ओंटोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी उपकरण बन गई है। कैसे? कैसे एक प्राचीन दर्शन आज के कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को आकार दे रहा है। इसी दिलचस्प संबंध को हम समझेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर नंबर 8, ऑन्टोलॉजी आज की दुनिया में। जब दर्शन ने कंप्यूटर को रास्ता दिखाया, अब तक हम ऑन्टोलॉजी की दुनिया में जिन गहरे और अमूर्त सवालों से जूझ रहे थे, उनको देखकर आपको शायद लग रहा होगा कि यह सब सिर्फ दार्शनिकों के लिए दिमागी कसरत है। इसका हमारी आज की प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी से चलने वाली जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप हर रोज हर मिनट ऑन्टोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, या कम से कम उसके बनाए हुए सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं कहूं कि इंटरनेट, गूगल सर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया ऑन्टोलॉजी के सिद्धांतों पर ही टिकी हुई है, तो शायद आपको हैरानी होगी। लेकिन यह सच है। ऑन्टोलॉजी आज सिर्फ फिलॉसफी की किताबों में कैद नहीं है। यह कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दिल में धड़क रही है। चलिए समझते हैं कैसे। ऑन्टोलॉजी का मूल काम क्या है? चीजों को श्रेणियों में बांटना, उनकी परिभाषा देना और उनके बीच के संबंधों को स्पष्ट करना। अब जरा सोचिए, एक कंप्यूटर या एक सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है? उसे भी तो यही करना होता है। एक कंप्यूटर को हमारी तरह सहज ज्ञान नहीं होता। उसे हर चीज को बहुत ही स्पष्ट और तार्किक तरीके से बताना होता है। और यहीं पर कंप्यूटर वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि दार्शनिक तो यही काम हजारों सालों से करते आ रहे हैं। उन्होंने ऑन्टोलॉजी के सिद्धांतों को उधार लिया और उनका इस्तेमाल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए करना शुरू कर दिया। यानी कंप्यूटर को दुनिया के बारे में ज्ञान को एक व्यवस्थित तरीके से सिखाना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डेटाबेस डिजाइन। जब कोई कंपनी अपने ग्राहकों का एक डेटाबेस बनाती है, तो वो असल में एक छोटी सी ऑन्टोलॉजी बना रही होती है। उसे पहले यह तय करना होता है कि उसकी दुनिया में कौन कौन सी सत्ताएं हैं, जैसे ग्राहक, उत्पाद, ऑर्डर। फिर उसे हर सत्ता के गुणों को परिभाषित करना होता है, जैसे ग्राहक का नाम होगा, पता होगा, फोन नंबर होगा। और फिर उसे इन सत्ताओं के बीच के संबंधों को परिभाषित करना होता है, जैसे एक ग्राहक एक ऑर्डर देता है और एक ऑर्डर में कई उत्पाद होते हैं। ये सब क्या है? ये शुद्ध ऑन्टोलॉजी है। आप अस्तित्व की एक छोटी सी दुनिया बना रहे हैं और उसके नियम तय कर रहे हैं। इसका एक और भी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उदाहरण है गूगल का नॉलेज ग्राफ। जब आप गूगल पर ताजमहल किसने बनवाया सर्च करते हैं, तो गूगल आपको सिर्फ उन वेबसाइट्स की लिस्ट नहीं देता जिनमें ये शब्द हैं। वह आपको एक बॉक्स में सीधा जवाब देता है, शाहजहां, और साथ में शाहजहां की तस्वीर, उसकी जन्म तिथि और उससे जुड़े दूसरे लोगों की जानकारी भी देता है। यह कैसे संभव है? यह इसलिए संभव है क्योंकि गूगल ने एक बहुत विशाल ऑन्टोलॉजी बनाई है। उसने इंटरनेट पर मौजूद सारी जानकारी को सिर्फ शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि चीजों और उनके बीच के संबंधों के रूप में समझना शुरू कर दिया है।
गूगल के लिए ताजमहल सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक इमारत है जो आगरा में स्थित है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था, जो एक मुगल सम्राट था। ये जो पूरा संबंधों का जाल है, यही ऑन्टोलॉजी है, और इसी की वजह से गूगल आपको ज्यादा बुद्धिमान और सटीक जवाब दे पाता है। और अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। एक एआई को सच में बुद्धिमान बनाने के लिए उसे सिर्फ डेटा रटना काफी नहीं है, उसे दुनिया की एक समझ होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि कुर्सी बैठने के लिए होती है, पानी प्यास बुझाता है, और इंसान भावनाओं को महसूस करते हैं। ये सारी कॉमन सेंस वाली जानकारी जो हमारे लिए बहुत स्वाभाविक है, उसे एक मशीन को सिखाने के लिए हमें एक बहुत ही विस्तृत और गहरी ऑन्टोलॉजी बनानी होती है। एआई के क्षेत्र में ऑन्टोलॉजी का इस्तेमाल सीमेंटिक वेब या वेब 3.0 बनाने के लिए किया जा रहा है। एक ऐसा इंटरनेट जिसे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मशीनें भी समझ सकेंगी। तो आप देख रहे हैं, ऑन्टोलॉजी अब सिर्फ एक अमूर्त दार्शनिक खेल नहीं है। यह एक बहुत ही व्यावहारिक और शक्तिशाली औजार बन गया है, जो हमारी डिजिटल दुनिया को आकार दे रहा है। यह हमें यह भी सिखाता है कि फिलॉसफी और विज्ञान अलग अलग नहीं हैं, वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन ऑन्टोलॉजी का योगदान सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। इसका सबसे अहम योगदान शायद हमारे अपने सोचने के तरीके को बेहतर बनाने में है। कैसे? कैसे ऑन्टोलॉजिकल सोच हमें एक बेहतर, ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा जागरूक इंसान बना सकती है? इसी अंतिम सवाल पर हम विचार करेंगे हमारे अगले अध्याय में, जो हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऑन्टोलॉजी के व्यावहारिक सबक सिखाएगा। चैप्टर नंबर 9, सोचने की कला, ऑन्टोलॉजी से जीवन के सबक। जब आप अपनी दुनिया के आर्किटेक्ट बनते हैं, हमने देखा कि ऑन्टोलॉजी कैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया को आकार दे रही है। लेकिन अब हम इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। यह हमारे व्यक्तिगत जीवन को कैसे आकार दे सकती है? ऑन्टोलॉजी का अध्ययन करना सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, यह सोचने की कला को सीखने जैसा है। यह हमें अपने और अपनी दुनिया के बारे में ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा गहरे और ज्यादा ईमानदार तरीके से सोचना सिखाती है। चलिए, ऑन्टोलॉजी से मिलने वाले कुछ सबसे प्रमुख जीवन के सबकों को समझते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है स्पष्टता का। ऑन्टोलॉजी हमें मजबूर करती है कि हम अपने विचारों और अपनी भाषा को लेकर बहुत ज्यादा सटीक और स्पष्ट हों। हम अक्सर बहुत ही ढीले ढाले और अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन ऑन्टोलॉजिकल सोच हमें रोकेगी और पूछेगी, एक मिनट रुको, तुम्हारे लिए इस सफलता का अस्तित्व क्या है? इसके गुण क्या हैं? क्या यह ज्यादा पैसा है, ज्यादा शोहरत है, या मन की शांति है? जब आप अपने लक्ष्यों और अपनी इच्छाओं को इस तरह से परिभाषित करना शुरू करते हैं, तो आप पाते हैं कि आप खुद को और आप जो चाहते हैं उसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। यह अभ्यास हमें आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है। यह हमें यह पहचानने में मदद करता है कि हम असल में किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। दूसरा सबक क्यों है धारणाओं को चुनौती देना। ऑन्टोलॉजी की पूरी प्रक्रिया ही हमारी सबसे गहरी और सबसे स्वाभाविक लगने वाली धारणाओं पर सवाल उठाने की है। यह हमें सिखाती है कि हम किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड न लें। हम यह मानकर चलते हैं कि पैसा मूल्यवान है, समय एक सीधी रेखा में चलता है, या मैं एक स्थायी सत्ता हूं। ऑन्टोलॉजी हमें इन सब मान्यताओं पर एक विशाल सा सवालिया निशान लगाना सिखाती है। यह हमें एक बौद्धिक विद्रोही बनाती है, जो झुंड के साथ चलने की बजाय हर विश्वास की जड़ों तक जाने की कोशिश करता है। यह आदत हमें अंधविश्वास, पूर्वाग्रह और किसी भी तरह की कट्टरता से बचाती है। यह हमारे दिमाग को खुला और लचीला बनाती है, जो नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तीसरा सबक है श्रेणियों को समझना। ऑन्टोलॉजी हमें दिखाती है कि हम दुनिया को हमेशा श्रेणियों में बांटकर ही समझते हैं। हम लोगों को अच्छा या बुरा, दोस्त या दुश्मन, सफल या असफल जैसी श्रेणियों में डाल देते हैं। लेकिन ऑन्टोलॉजी हमें यह भी सिखाती है कि ये श्रेणियां हकीकत का सिर्फ एक सरलीकरण है, वे पूरी हकीकत नहीं है। कोई भी इंसान पूरी तरह से बुरा नहीं होता, कोई भी स्थिति पूरी तरह से अच्छी नहीं होती। जब हम अपनी इन मानसिक श्रेणियों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो हम दुनिया को ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। हम लोगों को लेबल करना बंद कर देते हैं और उन्हें उनकी पूरी जटिलता में समझने की कोशिश करते हैं। और चौथा,
और शायद सबसे गहरा सबीकू ये है कि हम अपनी वास्तविकता के सह निर्माता हैं। ऑन्टोलॉजी हमें दिखाती है कि भाषा सिर्फ दुनिया का वर्णन नहीं करती, वह दुनिया का निर्माण भी करती है। जिन चीजों को हम नाम देते हैं वे हमारे लिए ज्यादा वास्तविक हो जाती हैं। जो कहानियां हम खुद को और दूसरों को सुनाते हैं वे हमारी ऑन्टोलॉजी बन जाती हैं। अगर आप खुद को बार बार यह कहानी सुनाते हैं कि मैं एक असफल व्यक्ति हूं, तो यह आपकी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप यह समझना शुरू कर दें कि असफलता सिर्फ एक लेबल है, एक अमूर्त अवधारणा है, न कि कोई ठोस और स्थायी चीज, तो आप उस कहानी को बदलने की ताकत हासिल कर लेते हैं। आप ये समझ जाते हैं कि आप अपने अस्तित्व के आर्किटेक्ट हैं। आप अपने जीवन के अर्थ को, अपने सार को खुद चुन सकते हैं और खुद बना सकते हैं, जैसा कि अस्तित्ववादियों ने कहा था। तो ऑन्टोलॉजी हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देती। ये तो हमें सवालों का एक सेट देती है, एक ऐसा चश्मा देती है जिससे हम दुनिया को ज्यादा ध्यान से, ज्यादा गहराई से देख सकें। ये एक धीमी और कभी-कभी मुश्किल प्रक्रिया है, लेकिन यह हमारे दिमाग मस्तिष्क को जो ताकत और स्पष्टता देती है, वो अनमोल है। यह हमें सिर्फ एक बेहतर विचारक ही नहीं, बल्कि एक ज्यादा आजाद और ज्यादा जागरूक इंसान बनाती है। अब जब हम इस पूरी यात्रा के अंत में हैं, तो इन सभी धागों को एक साथ कैसे पिरोया जाए? अस्तित्व की इस महान खोज का अंतिम संदेश क्या है? चैप्टर नंबर 10, निष्कर्ष, अस्तित्व का आश्चर्य, ऑन्टोलॉजी का अंतिम संदेश। तो दोस्तों, हमने ऑन्टोलॉजी की इस रहस्यमयी और दिमाग को चकरा देने वाली दुनिया में एक लंबी और गहरी यात्रा की है। हमने एक साधारण सी कुर्सी की कहानी से शुरू करके प्लेटो की गुफा की परछाइयों को देखा, मन और पदार्थ के महायुद्ध को समझा, थेसियस के जहाज की पहेली को सुलझाने की कोशिश की, और आखिर में यह भी देखा कि कैसे यह प्राचीन दर्शन आज के कंप्यूटरों को चला रहा है। यह एक ऐसा सफर रहा है जिसने हमें शायद जवाबों से ज्यादा सवाल दिए हैं, और शायद यही ऑन्टोलॉजी का असली मकसद और उसकी सबसे प्रमुख खूबसूरती है। ऑन्टोलॉजी का अंतिम संदेश कोई एक सिद्धांत या कोई एक इज्म नहीं है। इसका अंतिम संदेश है आश्चर्य। यह हमें उस आश्चर्य के भाव से फिर से जोड़ती है जो हम सब में बचपन में होता है, लेकिन जिसे हम युवा होते होते खो देते हैं। एक बच्चा जब पहली बार किसी तितली को देखता है, तो वो यह नहीं सोचता कि यह किस प्रजाति की है या इसके पंख कैसे काम करते हैं। वो बस उस तितली के होने से, उसके अस्तित्व के चमत्कार से आश्चर्यचकित हो जाता है। ऑन्टोलॉजी हमें फिर से उसी बच्चे की नजरों से दुनिया को देखना सिखाती है। ये हमें यह एहसास कराती है कि यह जो अस्तित्व है, ये जो होना है, यह कोई साधारण फॉर ग्रांटेड लेने वाली बात नहीं है। यह तो सबसे विशाल और सबसे गहरा रहस्य है। यह तथ्य कि कुछ है बजाय कुछ न होने के, यह अपने आप में ही सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार है। ऑन्टोलॉजी हमें बौद्धिक नम्रता सिखाती है। जब हम यह देखते हैं कि एक कुर्सी क्या है, जैसे सरल से सवाल पर भी हजारों सालों से महानतम दिमाग एकमत नहीं हो पाए हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। यह हमारे उस अहंकार को तोड़ती है जो हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं या जान सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने विश्वासों को कुछ हल्के में लेना चाहिए और दूसरों के नजरियों के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए। यह हमें दिखाती है कि वास्तविकता हमारी छोटी छोटी श्रेणियों और हमारे छोटे छोटे दिमागों से कहीं ज्यादा विशाल, कहीं ज्यादा जटिल और कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। यह हमें हमारे जीवन को एक विशाल परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करती है। जब हम अस्तित्व की इन कोई सारी पहेलियों पर विचार करते हैं कि क्या हम एक सपने में जी रहे हैं या क्या हमारा कोई स्थायित्व है, तो हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चिंताएं और परेशानियां अचानक बहुत छोटी लगने लगती हैं। यह हमें एक तरह की दार्शनिक शांति प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि हम इस विशाल, अरबों साल पुराने ब्रह्मांडीय नाटक के सिर्फ छोटे छोटे किरदार हैं और हमें अपनी भूमिका को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। अंत में ऑन्टोलॉजी हमें आजाद करती है। यह हमें दिखाती है कि वास्तविकता कोई पत्थर की लकीर नहीं है। यह बहुत हद तक हमारी अपनी व्याख्या, हमारी अपनी भाषा और हमारी अपनी कहानियों से बनती है। यह हमें यह शक्ति देती है कि हम अपनी ऑन्टोलॉजी को, अपने जीवन के अर्थ को खुद चुनें। हम यह चुन सकते हैं कि हम एक अर्थहीन भौतिकवादी दुनिया में रहते हैं या एक अर्थपूर्ण आध्यात्मिक दुनिया में। हम यह चुन सकते हैं कि हम सिर्फ एटम का एक ढेर हैं
या एक अमर चेतना? ऑन्टोलॉजी हमें इन विकल्पों को दिखाती है और फिर फैसला हम पर छोड़ देती है। और अपनी वास्तविकता को खुद चुनने की यह शक्ति ही सबसे प्रमुख मानवीय शक्ति है। तो अगली बार जब आप किसी साधारण सी चीज को देखें, चाहे वो एक कप चाय हो, एक वृक्ष हो या आसमान में एक तारा हो, तो एक पल के लिए रुक जाइएगा। सिर्फ उसे देखिए मत, उसके होने पर, उसके अस्तित्व पर आश्चर्य कीजिए। खुद से पूछिए, यह क्या है और यह कैसे है? और उस एक पल के आश्चर्य में आप एक दार्शनिक बन जाएंगे। आप ऑन्टोलॉजी को जीने लगेंगे। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण इनाम है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक दर्शन के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारे अस्तित्व की प्रकृति को समझना हमें एक ज्यादा जागरूक, ज्यादा विनम्र और ज्यादा आजाद इंसान बना सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपने विश्वासों पर सवाल उठाएं, कैसे वास्तविकता की अलग अलग परतों को देखें और कैसे अपने जीवन के अर्थ के आर्किटेक्ट खुद बने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं, क्योंकि आपके पास सोचने, सवाल पूछने और अपने अस्तित्व के चमत्कार पर आश्चर्य करने की क्षमता है। और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।